सिटी भारत टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। थानागाजी विधायक शनिवार को राजगढ़ पंचायत समिति में थानागाजी विधानसभा में आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों में साइकिल से यात्रा कर जन सुनवाई की। इसमें पूर्व साइकिल यात्रा का शुभारंभ सुबह पंचायत समिति मुख्यालय से किया गया। इस दौरान विधायक कांति प्रसाद मीणा का जगह जगह ग्रामीणों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। विधायक द्वारा की जा रही साइकिल यात्रा का लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। सुबह पंचायत समिति मुख्यालय से गोठ, सुरेर, नीमला, रतनपुरा, सकट, मोतीवाड़ा, राजपुर बड़ा सहित अनेक जगहों पर विधायक का स्वागत कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर विधायक ने ग्रामीणों की परिवेदनाओं को सुनकर उनका शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इसमें पूर्व ग्राम पंचायत सुरेर में ग्रामीणों की तरफ से विधायक मीणा का 51 किलो की फूलमाला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने क्षेत्र में पेयजल समस्या, विद्यालय में कमरों के निर्माण सहित अनेक समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का ग्रामीणों को भरोसा दिलवाया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा, राजगढ़ सरपंच संघ के अध्यक्ष राजेश मीणा, नाथलवाड़ा सरपंच मुकेश मंडावरी, नीमला सरपंच पिंकी मीणा, पूर्व सरपंच रामजी लाल, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा, विकास अधिकारी नेत्राम मीणा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। रामेश्वर जी और यहाँ पर विराजमान ब्रजेश जी भाई साहब, इस गांव के मेरे पिता के बुजुर्गों नौजवान साथी, आज इस राजपुर गांव में मेरा और मेरे साथ में आए मेरे साथियों का जो स्वागत, सम्मान, सत्कार आप लोगों ने किया, उसके लिए तहे दिल से मैं आप सब लोगों के चरणों में नमन करते हुए सबका आभार करता हूं। आदरणीय बंधुओं, अभी हमारी सरपंच साहिबा इस गांव की जो समस्याएं थी वो बता रही थी। ये बात सही है, गांव बहुत समस्याएं हैं। मैं सरपंच साहब से निवेदन करना चाहूँगा और ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब मैं इस गांव में आया तो इन्होंने पानी की समस्या मेरे को बताई। तो बंधुओं, शोभापुरा तो पहले करवा दी सैंक्शन और राजपुर बड़ा की 2 करोड़ 64 लाख की नल योजना सैंक्शन हो गई है। अभी आप सबको पता है नल योजना सैंक्शन होंगे, टेंडर होंगे, टेंडर होने के बाद में ठेकेदार आए, काम चालू होंगे, तो मैं समझता हूँ 6 महीने पहले आप लोगों को पानी नहीं मिल सकता, क्योंकि जो प्रक्रिया वो सारी पूरी होंगी। पर 6 महीने बाद में हर घर में नल कनेक्शन हो, हर घर में आसपास कोई ढाणी हो, कोई भी हो, वहां भी नल कनेक्शन होगा। अब सरकारों की स्थिति ये हो गई, अब से पहले भी नल योजना उन्होंने चला रखी थी पर वो व्यवस्था उनकी बैठ नहीं पाई। अब सरकार का मन बड़ा, घर घर तक हर आदमी नल कनेक्शन दो और सारी जिम्मेदारी उस गांव के ऊपर डालो। जनता अपनी जिम्मेदारी जब तक वह नहीं करेगी जब तक ये पानी की व्यवस्था बैठ नहीं पाएगी। सरकार ने आदेश निकाला है कि सरपंच की अध्यक्षता में उस गांव में कमेटी बननी चाहिए और कमेटी तय करेगी कि जिसको घर का नल कनेक्शन देना है उसे 1100 रुपये लेने या 500 रुपये फाइल के लेने, उसी को कनेक्शन देना है। दूसरा, हर महीने बिल देना पड़ेगा 100 रुपये 50 रुपये, जो कमेटी तय करेगी करेगा। वो कमेटी तय करके वो पैसा भी अपने को देना पड़ेगा। उस पैसे से बिजली का बिल जमा होगा, उस पैसे से चलाने वाले की तनख्वाह दी जाएगी, उस पैसे से मेंटेनेंस की व्यवस्था होगी और उसमें हम सब लोग भागीदार बन जाएंगे तो हमारे पानी की समस्या खत्म होगी। क्यों इस व्यवस्था को बिगाड़ते हमें? हमारी मानसिकता होती है सरकार पानी पिला रही, पैसा दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, जहां मर्जी पाइपलाइन को फोड़ दिया, कनेक्शन कर लिया, पानी। तो बंधुओं, मेरा तो हाथ जोड़ करके आज आप लोगों से निवेदन है कि 6 महीने के तकरीबन में आपकी नल योजना चालू हो जाएगी, पर एक कमेटी बना करके आप लोगों को व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरी, आज की जो यात्रा थी, इस यात्रा का मायना यह है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे पहला सुख निरोगी काया। अगर निरोगी काया तो शायद कोई परेशानी नहीं आएगी। तो साइकिल यात्रा का पहला उद्देश्य यह है
पहले हम साइकिल चलाते थे, खेतों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, कोई बीमारी नहीं आती। अब आजकल हम एसी में रहने लगे, कूलरों में रहने लगे, पंखों में रहने लगे, बीमार होने लगे तो अस्पतालों में जाके भर्ती हो गए। इन अस्पतालों से आप लोगों को बचना है, इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो साइकिल यात्रा करो। खेतों में काम करने को जाएगा नहीं, पर मैं ये कहना चाहूँ हमारे गुरुजन ज़्यादा हैं, यहाँ से 10-5 किलोमीटर की एरिया में कहीं साइकिल जाकर काम करो तो 2 फायदे मिलेंगे। एक तो निरोगी काय रहेगी, दूसरा पेट्रोल की कीमतें 111 रुपये हो गई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, डीजल की कीमतें बढ़ गई और आखिर जब पानी खत्म हो रहा है तो डीजल पेट्रोल भी खत्म होगा। तो डीजल पेट्रोल खत्म हो फिर कहाँ से आएगा? फिर हमारे इंजीनियर कह रहे साहब गैस से चलाओ, फिर गैस की रसोई गैस से इतनी महंगी होगी, फिर गैस भी कहाँ से आएगी? इसलिए मेरा निवेदन है इस किल्लत से, इसमें डीजल पेट्रोल की समस्या से निजात पाने के लिए आप लोगों को या साइकिल खरीदो या पैदल करना सीखो। और 10-5 किलोमीटर का एरिया अपन साइकिल से जा भी सकते हैं। राजगढ़ को ज्यादा दूर नहीं आपका, आप करने जाओगे राजगढ़ जाओ साइकिल जाके आ जाओ, पर जल्दी हमको है। आदमी पैदा होता है तो 9 महीने पेट में रहता है, 9 महीने लगते पैदा होने में, शादी करते हैं 16 साल लगते हैं, पर हम तो जल्दी 3 मिनट के चक्कर में 3 मिनट में राजगढ़ जाए, राजगढ़ आ जाए, 3 मिनट का पिंड छोड़ना पड़ेगा अगर आपको स्वस्थ रहना। तो ये मैं आपको कहना आया हूँ। और सरपंच साहब, राजपुर बहुत बड़ा गाँव है, पहली बार इस गाँव के अंदर आपकी अध्यक्षता में मेरा और मेरे साथियों जो स्वागत आपने किया है उसके लिए भी मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यही कामों की बात, ये बात सही है, 70 साल में काम नहीं हो पाए, अब मैं मेरे मुंह से कह नहीं सकता, पर मेरी कोशिश रहेगी, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ प्रायोरिटी से इस गांव की जो समस्याएं हैं उनका मैं निदान कराऊंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय भारत, जय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जांजगीर द्वारा 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। ज्ञात हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को की गई थी और प्रत्येक वर्ष इसे एबीवीपी द्वारा राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको निरंतरता प्रदान करते हुए जांजगीर नगर स्थित नारायण कुंज संघ कार्यालय में पुष्पांजलि एवं संगोष्ठी का संचालित किया गया है। इस दौरान जिला अग्रणी महाविद्यालय शासकीय TCL स्नातकोत्तर महाविद्यालय की कार्यकारिणी की घोषणा की गई और वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश SFS प्रमुख रामेश्वर कश्यप, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हेमंत पेगवार, व्याख्याता दिनेश चतुर्वेदी, नगर मंत्री नरेंद्र कश्यप, पूर्व कार्यकर्ता शिवशंकर यादव एवं रवि गढ़ेवाल सहित नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष ज्योति बाला पाटले, सचिव इशिका शर्मा, सह सचिव सोमेश पांडे सहित सभी महाविद्यालय के नवीन कार्यकारिणी सदस्य एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संपूर्ण कार्यक्रम में दीपक उपाध्याय, मनीष पांडे, अनीता सारथी, महावीर कौशिक का विशेष सहयोग रहा। जयपुर मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन ने शनिवार शाम फुलेरा स्थित संपार फाटक संख्या 1 का निरीक्षण कर तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया। वहीं जैन ने लोको शेड का निरीक्षण कर रेल अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए। फुलेरा कस्बे से पूर्व पार्षद एवं समाज सेवी डॉक्टर पुखराज स्वामी, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज आहूजा, भरत मेवाड़ा, अशोक वासुदेव सहित गणमान्य लोगों ने मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन से संपर्क कर फुलेरा कस्बे की सबसे विकट समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फुलेरा कस्बे को रेलवे की रेल लाइनों में 2 भागों में विभक्त कर रखा है। आधी की अधिक जनसंख्या संपार फाटक संख्या 1 से दूसरी ओर है, जबकि सभी जन सुविधाएं एवं आपातकालीन सेवाएं लाइन के इस पार है। इस फाटक के अधिक समय बंद रहने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं मंडल रेल प्रबंधक जैन मौके पर पहुंच अपने रेल अधिकारियों से अंडरपास भूमिगत मार्ग बनवाने पर चर्चा की। शीघ्र ही इस समस्या रेल अधिकारियों से अंडरपास भूमिगत मार्ग बनवाने की चर्चा की। शीघ्र ही इस समस्या का समाधान होगा। डॉक्टर पुखराज स्वामी ने LC गेट नंबर 1 से लोको गेट तक सड़क बनवाने की भी मांग रखी। वहीं डॉक्टर स्वामी ने DR
एम जैन को 25 बीघा लोकोशेड पर कोई यूनिट कारखाना खोलने की मांग रखते हुए निरीक्षण करने का आग्रह किया। इस पर जैन ने तुरंत लोकोशेड पहुंचकर निरीक्षण करते हुए उपस्थित रेल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीआरएम जैन ने पत्रकारों को बताया कि एलसी गेट नंबर 1C पर रेलों के आवागमन से फाटक अधिक समय बंद रहता है। इसको लेकर शीघ्र ही उचित व्यवस्था की जाएगी। देखिए, जो आप बता रहे हैं कि रेल नगरी के नाम से मशहूर था, तो वो मीटर गेज के समय में था। और अब आपको पता है कि उत्तर पश्चिम रेलवे बहुत आगे बढ़ गया है, वो विद्युतीकरण पर आ गया है। करीब करीब पूरा जयपुर मंडल अब इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्शन पर आ गया है। और पूरी जो हमारी अजमेर दिल्ली की लाइन है जयपुर की, और इधर फुलेरा से भी जितना हमारा आपको ट्रैफिक जा रहा है, सब इलेक्ट्रीफाइड पर अब कन्वर्ट हो गया है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए हमें जो भी ज़रूरतें पड़ेंगी, उसके लिए हम ज़रूर फुलेरा को ही अब ध्यान में रखेंगे, क्योंकि फुलेरा में हमारे पास जगह भी बहुत है और सेंट्रली लोकेटेड भी है हमारे लिए, और मेन लाइन पर भी है हमारे अजमेर रोड पर। और यहाँ पर इतनी जो अभी अवेलेबल है स्पेस, उसका यूटिलाइजेशन के लिए हम ज़रूर कुछ प्लानिंग करेंगे। थैंक यू जी। मैम, एक सवाल था कि जो गेट नंबर जो 2 है, वहाँ ब्रिज का निर्माण हो रहा है, लेकिन वहाँ क्या था कि न तो कोई सड़क बनाई गई है, ऊबड़ खाबड़ कर दी है, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा। तो इस बारे में आप कोई ऐसा कदम उठाए कि एक तो अंडरपास मिले जिससे लोगों को परेशानी ना हो, और जो सड़क है उसका निर्माण ठीक करे, उसके बाद तो ठीक रहेगा मैम। हम अभी जा रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसको भी हम देख लेंगे। थैंक यू। उत्तर पश्चिम रेलवे के ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि नरेना NS6 छोटा स्टेशन होने के बावजूद दादू दयाल जी के आश्रम के कारण से भी यहाँ पर कई ट्रेन्स रुकती हैं, तो हमेशा से इसका महत्व रहा है। और फुलेरा हमारा जयपुर मंडल का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन में हमेशा रहा है। हमारे बहुत यात्री, स्पेशली दैनिक यात्री यहाँ बहुत आते हैं जाते हैं, तो दैनिक यात्रियों की सुविधा के हिसाब से भी इसको हमें हमेशा अपना इस पर काम करते रहते हैं। हम लोग क्या सुविधा बढ़ा सकते हैं, क्या परेशानियां हैं दैनिक यात्रियों की। और दैनिक यात्री संघ यहाँ का भी बड़ा एक्टिव है, ये लोग मिलते रहते हैं हम लोगों से, बराबर अपनी परेशानी बताते हैं। तो उसी के कड़ी में हम आए थे इंस्पेक्शन करने कि नरेना में और फुलेरा में क्या और सुविधाएं रेल को देनी चाहिए, क्या कमियां हैं। और काफ़ी शिकायतें हमको आ रही थी, कुछ पानी के भराव को लेकर भी, और कुछ ये 1 नंबर फाटक जो है उसकी भी फाटक बंद होने की। तो हम आए थे इधर, तो हम सब निरीक्षण किया है, देखा है, समस्याएं सुनी हैं, और इसके निदान के लिए हम लोग शीघ्र कुछ उपाय करते जाएंगे। नाम से प्रसिद्ध था, इसको क्या वापस एक वो पहचान मिलेगी? देखिए, जो आप बता रहे हैं कि रेल नगरी के नाम से मशहूर था, तो वो मीटर गेज के समय में था। और अब आपको पता है कि उत्तर पश्चिम रेलवे बहुत आगे बढ़ गया है, वो विद्युतीकरण पर आ गया है। करीब करीब पूरा जयपुर मंडल अब इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्शन पर आ गया है। और पूरी जो हमारी अजमेर दिल्ली की लाइन है जयपुर की, और इधर फुलेरा से भी जितना हमारा आपको ट्रैफिक जा रहा है, सब इलेक्ट्रीफाइड पर अब कन्वर्ट हो गया है। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए हमें जो भी ज़रूरतें पड़ेंगी, उसके लिए हम ज़रूर फुलेरा को ही अब ध्यान में रखेंगे, क्योंकि फुलेरा में हमारे पास जगह भी बहुत है और सेंट्रली लोकेटेड भी है हमारे लिए, और मेन लाइन पर भी है हमारा अजमेर रोड पर। और यहाँ पर इतनी जो अभी अवेलेबल है स्पेस, इसका यूटिलाइजेशन के लिए हम ज़रूर कुछ प्लानिंग करेंगे। फागी थाने की ग्राम पंचायत चित्तौड़ा के वार्ड नंबर 2 के नाइयों के मोहल्ले में गत रात में करीबन 2 बजे तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्राली जा रही थी। बजरी से भरे हुए के पीछे पुलिस के लगने के कारण मोहल्ले में घुस गए, जिससे घरों के बाहर सो रहे मोहल्ले वासियों में दहशत फैल गई। मोहल्ले में आगे रास्ता नहीं मिलने के कारण बजरी के भरे हुए ट्रैक्टर ट्राली के साथ 2 चालक, सूचना देने वाले 3 लोगों व 2 मोटरसाइकिलों को जब्त किया। ग्रामीणों ने बताया कि थोड़ा सा भी उठकर दूर नहीं होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। रात के समय तेज रफ्तार आवाज होने के कारण पूरे मोहल्ले के लोग जाग गए। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बजरी माफिया पर लगाम नहीं लगने के कारण रात दिन सैकड़ों बजरी के वाहन गुजरते हैं, जो क्षेत्रवासियों की नींद खराब कर रखी है। सिरोही जिले के आबू रोड से खबर आ रही है, जहां आबू रोड शहर यातायात पुलिस की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। गुजरात एवं अन्य राज्यों से आए पर्यटकों से जुर्माने के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव एवं माउंट आबू पुलिस उपाधीक्षक प्रवीण सेन को पर इस बात की पूरी जानकारी है।
कुछ दिनों पहले भी आबू रोड यातायात विभाग में तैनात हेड कांस्टेबल दलपत सिंह का मानपुर चौराहे पर पर्यटकों को परेशान करने का वीडियो वायरल हो चुका था, मगर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव द्वारा अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यातायात पुलिस की कागजों के नाम पर परेशान कर अवैध वसूली की कार्रवाई अभी भी जारी है। अजमेर में मदर अर्थ फाउंडेशन ने अपने वादे के अनुरूप इस शनिवार भी 200 पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किया है। मदर अर्थ फाउंडेशन के ट्रस्टी आशीष राजौरिया ने बताया कि संस्था के शनिवार 100 पौधे कोटड़ा में तथा 100 पौधे ज्योति नगर तोपदड़ा में लगाए गए। कोटड़ा में मुख्य अतिथि उप महापौर नीरज जैन तथा ज्योति नगर तोपदड़ा में मुख्य अतिथि महापौर ब्रिजलता हाड़ा थी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप महापौर एवं पर्यावरण मित्र नीरज जैन के द्वारा किया गया। नीरज जैन ने 20 पौधों का रोपण कर उनके देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है। इस मौके पर उप महापौर नीरज जैन ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारा दायित्व है। तेजी से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को वृक्षारोपण के माध्यम से ही रोका जा सकता है। कोरोना काल में हुई ऑक्सीजन की कमी ने हमें पेड़ों के महत्व को समझा दिया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से निवेदन किया कि महज पौधों का रोपण करना ही आवश्यक नहीं है, वरन उनकी निरंतर देखभाल करना भी बेहद जरूरी है। इस पर गंभीरता दिखाते हुए नीरज जैन ने खुद इन 100 में से 20 पौधों का निरंतर देखभाल करने का बीड़ा उठाया तथा वहां मौजूद बच्चों को भी एक पौधे की देखभाल करने का संकल्प दिलवाया। हाड़ा ने मदर अर्थ फाउंडेशन संस्था की तारीफ करते हुए कहा कि संस्था का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति समर्पित है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मदर अर्थ फाउंडेशन बहुत जल्द अपने 1 लाख वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। संस्था की ट्रस्टी रितु मेहरडा ने बताया कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज तीसरे प्रयास में 200 पौधे नीम, अशोक, आम, नींबू, कटहल व पीपल के अजमेर में लगाए हैं। वो फलदार हैं, लगभग 100 वृक्ष लगाए गए हैं और जो ये फाउंडेशन है ये इनकी देखभाल करेगा और आने वाले समय में फिर जो इनके मालिक हैं इनको ये वृक्ष जो है इनको सौंप दी जाएंगे और ये फिर इनकी देखभाल करेंगे। तो ये इनकी पहल बहुत अच्छी है क्योंकि ये सारे ही वृक्ष जो है फल वाले लगाएं, तो ये इससे जो यहाँ के मालिक हैं उनको भी फ़ायदा रहेगा आगे चलकर और ये इससे लाभ भी कमा सकेंगे। तो ये अच्छा काम किया है इन्होंने। किनके द्वारा? मदर अर्थ फाउंडेशन के द्वारा ये कार्य किया गया। मदर अर्थ फाउंडेशन जैसे नाम से प्रतीत होता है, माँ पृथ्वी के रक्षा के लिए जो एक फाउंडेशन बना है उसके द्वारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो लिया है कि 1 लाख पेड़ इस पूरे अजमेर में लगाने का उनका प्रयास है और उसी प्रयास के अंतर्गत आज उन्होंने इस हरिभाऊ उपाध्याय में स्थित पिंक गार्डन में 100 पेड़ लगाने का उन्होंने लक्ष्य लिया था। वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर किया। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा तोपदड़ा में, पालरा में, इंडस्ट्रियल एरिया में वृक्षारोपण किया गया है। निश्चित रूप से इस प्रकार के एनजीओ अगर लगातार इस काम को करेंगे तो हाल ही में कोरोना काल में जिस प्रकार ऑक्सीजन की कमी को, त्रासदी को हमने झेला और हमें ऑक्सीजन की महत्ता को ध्यान में आया, तो लगता है कि अगर नेचुरल रूप से अगर कहीं ऑक्सीजन मिलती है, इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन देने का जो सबसे नेचुरल रूप से काम करता है वो वृक्ष करते हैं और इन वृक्षों को लगाना अपने जीवन को बचाने के लिए बराबर है। एक वृक्ष कई 100 लोगों का जीवन बचाता है। निश्चित रूप से इनका ये जो प्रयास है मदर अर्थ फाउंडेशन का वो सराहनीय है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस पुनीत कार्य को अपने हाथ में लिया है और शुभकामना देता हूँ कि इनके 1 लाख पेड़ का लक्ष्य 1 लाख से 10 लाख तक जाए और आजीवन वृक्षारोपण ये करते रहें। चुके हैं जहाँ पे आज तोपदड़ा नाम करीब 100 वर्ष जो राम सिंह जी यहाँ पे जो किसान हैं उनको हमारी तरफ से अडॉप्ट कराए गए हैं, जहाँ पे 7 नींबू के, 20 अमरूद के, 10 आपके आम के, कटहल और आदि के अपने पेड़ उनको लगाए हैं और जो भी है सबस जिम्मेदारी देखभाल हमारे द्वारा और राम सिंह जन सहयोग से कराई जा रही है। आपका नाम? आशीष। महामंदिर गो सेवार्थ परिवार की ओर से गौ माता को 5100 किलो हरी सब्जियां शंकर मठ गौशाला व दाऊ दयाल गौशाला में खिलाई गई।
संगठन के आयोजक भवदीप शर्मा ने बताया कि गौ माता की सेवा से हमारे जीवन में पुण्य खजाने में वृद्धि होती है। गौ सेवा हिमांशु पुरी, टीनू परिहार के नेतृत्व में हेमंत परिहार, मुकेश पवार, हिमांशु पुरी, अशोक भाटी, भूपेंद्र भाटी, मोहित पारिक, जेपी गोस्वामी, रवि सोनी, संतोष चौधरी, राजेश चौधरी, मोनू, सौरभ, दिव्यांशु, विक्की खींची, हैप्पी, सुनील विश्नोई, दिनेश बाबल, धर्मेंद्र साखला, विक्की जोधा आदि का सहयोग रहा है। गौ सेवार्थ परिवार बेसहारा घूम रही गायों के लिए भी निरंतर सेवा के लिए सक्रिय हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीबीटी भारत टीवी न्यूज चैनल।